सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने थियरी देखी थी। अभी तक 2 वीडियोज़ हमने देखे थे और दोनों में हमने थोड़ा-सा थियरी डिस्कस की थी विथ न्यूमेरिकल्स। हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी लिए थे जिसके थ्रू हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा-सा समझने का प्रयास किया था। आज हम उसी के थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज़ 5.1 लगाएँगे। जैसा कि आपको पहले से पता है, ये जो एक्सरसाइज़ हम लेके चल रहे हैं वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज़ लेके चल रहे हैं। इसके पूरे सवाल हम करते हैं। हम पहले थियरी डिस्कस करते हैं, देन एनसीईआरटी के क्रम से ऑर्डर वाइज़ जो है जितनी थियरी पढ़े हैं, फिर उसके बाद जिस उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज़ मिलते हैं वो लगाते हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है वहाँ से हम 5.1 इस एक्सरसाइज़ को पूरी तरह से आज हम ख़त्म करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और एक-एक सवाल हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से आपको कोई डाउट ना हो। फिर भी अगर आपको कहीं कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक-एक सवाल जो है हम क्रम से यहाँ पे लिए हैं। ये हमने केवल वैसे पेस्ट कर दिया था, बाकी सवाल क्रम से आपको आगे स्लाइड्स में दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? कह रहा है कि नीचे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उसमें जो नंबर निकल के आएगा, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर निकल के आएगा। कह रहा है कि क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएँगे या नहीं बनाएँगे? इसमें 4 सवाल हैं, सिंपली हम वन बाय वन लगाएँगे। पहला सवाल कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ रेट 15, ये रेट है, रेट 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ये कोई टैक्सी का जो है, ये कोई टैक्सी अगर चल रही है, तो उसका जो किराया है, ₹15 तो फिक्स है, ₹15 फिक्स है और उसके बाद अगर कोई जा रहा है, तो हर किलोमीटर के लिए वो ₹8 एडिशनल चार्ज कर रहा है। ये सिंपल सा सवाल है। अब इसमें जो नंबर निकल के आएगा 1 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद जो भी किराया निकल के आएगा, उसको चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो देखिए इसको लगाएँगे कैसे? देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट्स राइट द फेयर, टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। हम लिखते हैं राइट टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। हमको यही देखना है ना कि हर किलोमीटर के बाद किराया कितना बन रहा है। तो हम इसको देखेंगे, तो सबसे पहले पहले किलोमीटर के बाद क्या होगा? फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, 1 ऐसे लिखते हैं, 1 किलोमीटर। इसको हम A1 कह देते हैं, A1 पहले किलोमीटर के लिए। तो पहले किलोमीटर के लिए तो देखिए ये फिक्स कर दिया है कि ये 15 है, तो पहला जो जाएगा वो ₹15 ही है। इसके बाद अब जो है, अब जो जैसे 1-1 किलोमीटर बढ़ेगा, तो अब 8-8 रुपए बढ़ेगा। इसी तरह से फेयर आफ्टर सेकंड किलोमीटर, आफ्टर सेकंड किलोमीटर, अब कितना होगा? A2 अगर इसको कहें तो 15 तो पहले ही दे दिए, अब उसके लिए एडिशनल चार्ज करेगा ₹8। एडिशनल जो चार्ज करेगा वो ₹8, तो ये निकल के आएगा 23। इसी तरह से जब निकालेंगे फेयर आफ्टर थर्ड किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद किराया कितना होगा? उसको A3 नाम देंगे और A3 यानी अब 23 तो वो हो चुका उसका 2 ही किलोमीटर के बाद, उसके बाद फिर से 8 ऐड हो जाएगा, ये एडिशनल चार्ज है ना, तो ये आएगा 31। ये इस तरह से किराया निकल के आएगा, तो हमको A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, इसी तरह से A4 में मिल जाएगा। तो अगर हम सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें, सो द सीक्वेंस, सीक्वेंस सीक्वेंस क्या बनेगी? सीक्वेंस ये बनेगी 15 A1 है, A2 कितना है 23, उसके बाद 31 और अगर हम इसके बाद A4 बनाएँगे तो इसमें जुड़ेगा 8, ये 39 आएगा। ऐसे करके एक और हम बना दिए हैं। तो ये इस तरह से आपने देखा कि एक सीक्वेंस तैयार हो गई है। तो देखिए लिस्ट ऑफ नंबर्स तो बन गया है। पहली बात जो कह रहा है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स जो बने हैं, अब हमको चेक करना है कि ये क्या ये एपी में है या नहीं है और अगर हैं तो क्यों है ये बताना है। तो अब इसको हम अगली स्लाइड में करते हैं। सीक्वेंस आपको पता है कितना मिले? 15, 23, 31 और 39। तो इसी से हम शुरू करेंगे। अगली स्लाइड में लिखते हैं। सीक्वेंस क्या थी? फिर से लिख लेते हैं। सीक्वेंस थी 15, 23, 31 एंड 39 एंड सो ऑन। इस तरह से।
अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये होती हैं, हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं। नाउ टेकिंग डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, वो कांस्टेंट आता है तो एपी बनाती है, और कांस्टेंट नहीं आता है तो नहीं बनाती है। तो पहले अगर दो के बीच का हम डिफरेंस निकालें, a2 माइनस a1 निकालें, तो कितना आएगा, 23 माइनस 15, कितना निकल के आया, 8। इसी तरह से a3 माइनस a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 31 माइनस 23, इसमें भी 8 आएगा। इसी तरह से अगर आप अगला भी निकाल लीजिए, एक और निकाल लीजिए, a4 माइनस a3, 39 माइनस 31 इक्वल टू 8। तो ये देखिए, ये कांस्टेंट आ रहा है ना, सब में कांस्टेंट आ रहा है। यही तो कंडीशन होती थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने की, कि ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो आप यहाँ रिजल्ट में लिखेंगे, सिंस डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट आ रहा है, सब में 8 आ रहा है, इज कांस्टेंट, देयरफॉर 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 द सीक्वेंस, या द लिस्ट ऑफ नंबर्स भी लिख सकते हैं, द सीक्वेंस इज इन एपी। इसका मतलब ये जो पूरी सीक्वेंस है वो एपी में है। तो इस तरह से आपको सवालों को करना है। सवाल में लिखना कैसे, आपको वो बेहतरीन ढंग से आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको लिख कर ही बताएंगे, आप वैसे नहीं समझाएंगे। आप जितना अच्छा लिखे रहेंगे उतना अच्छा जो है वो आपको मतलब ठीक रहेगा, नंबर्स के लिए आपको उतना ही ठीक रहेगा। तो आपको लिखना भी आना चाहिए, इस तरह से आप लिखेंगे पूरी सवाल को। इसी तरह से अगले सवाल की ओर जब बढ़ते हैं, जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है कि जो नंबर्स निकल के आएंगे क्या वो एपी में है या नहीं है, यही बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसमें कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें कुछ एयर भरी है, मान लीजिए उसका वॉल्यूम भी है थोड़ी देर के लिए। तो हर बार जब वो पंप से अगर उसको निकाल रहा है कोई, व्हेन पंप रिमूव्स, हर बार जो है वैक्यूम पंप जब रिमूव कर रहा है तो पूरे का 1/4 हर बार निकल रहा है, एक चौथाई हर बार निकल जा रहा है, पूरे का एक चौथाई। यहाँ ध्यान ये देना है कि पूरे का, रिमेनिंग का नहीं। 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो 1/4 इसमें से हर बार जो है वो निकल रहा है। तो कह रहा है कि अब इसके बाद जो सीरीज बनेगी, क्या वो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी या नहीं बनाएगी। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही एक एक स्टेप वाइज करेंगे। हम मान लेंगे कि उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है, लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इज वी, वी यूनिट लिख दीजिए, वी यूनिट। करना क्या है, जो इनिशियल वॉल्यूम है इसी को हम फर्स्ट टर्म मानेंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम को A1 मानेंगे, इनिशियल वॉल्यूम, जैसे वहाँ इनिशियल फेयर 15 रुपये था तो हमने 15 मान लिया, उसी को A1 मान लिया, तो इसको हम A1 मानेंगे, इनिशियल वॉल्यूम को A1 हम मानेंगे, A1 V, ऐसे ही लिखते हैं। अब इसी तरह से अब एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, पहली बार जब पंप से निकला है एयर, तो उसके बाद वॉल्यूम कितना बचेगा, एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, FIRST, फर्स्ट रिमूवल। स्पेलिंग सोचते हैं ठीक लिखें, कभी कभी एक आध दो स्पेलिंग गलत हो जाती होगी, खैर पूरा प्रयास है कि स्पेलिंग ठीक लिखें, ज़्यादातर ठीक रहती है। एक आध में अगर गलती हुई हो तो आप कमेंट में बताइए, हम सुधार लेंगे। एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, इसको A2 मानते हैं। अब देखिए पहले रिमूवल के बाद पहले जो है V था तो कितना निकल रहा है, 1/4, एक चौथाई निकल रहा है ना, तो एक चौथाई निकल जाएगा तो बचेगा कितना, ये 3/4 V बचेगा, कितना बचेगा। इसी तरह से एयर आफ्टर सेकेंड रिमूवल, दूसरी बार जब रिमूव होगा एयर उसमें से, तो कितना होगा, उसको A3 अगर कह देंगे तो देखिए अब 3/4 भी बचा है, माइनस कितना करना है, अब टोटल का 1/4, तो 1/4 भी फिर से निकलेगा। 1/4 भी कितने का, रिमेनिंग का कह रहा है, हाँ यहाँ ये ध्यान दीजिए कि रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग इतना बचा ना, रिमेनिंग का 1/4, 1/4 टोटल का निकालेंगे तो बन जाएगा, लेकिन हमको रिमेनिंग का निकालना है।
यहाँ हम आपको थोड़ा-सा इसीलिए हम वहाँ पे वी इरेज़ कर दिए थे। ये रिमेनिंग का कह रहा है, रिमेनिंग कितना है 3/4 वी, यहाँ 1/4 ऑफ रिमेनिंग, ये यहाँ बताने ये वाले थे कि रिमेनिंग का निकालना है कि जितना बचा है उसका 1/4 हो रहा है। तो उसमें से 1/4 निकाल दीजिए, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3/4 वी बचेगा माइनस ये 3/16 वी आएगा, 3/16 वी आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 माइनस 3 आएगा 9/16, 9/16 वी, इस तरह से आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? देखिए, अब इस तरह से जब हम सीक्वेंस तैयार करेंगे तो सीक्वेंस क्या मिलेगी? सो द सीक्वेंस, सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या मिलेगी? सबसे पहले क्या माना था? सबसे पहले तो वी ही माना था, उसके बाद क्या आया था देख लेते हैं। वी के बाद 3/4 वी आएगा, फिर 9/16, इसके बाद जो आया वो 3/4 वी आया और उसके बाद 9/16 वी आया। इसी तरह से और भी निकालेंगे तो और आ जाएगा। अब हमको चेक करना है कि क्या ये जो सीक्वेंस दिख रही है क्या ये एपी बना रही है कि नहीं बना रही है। तो सीधा जो है अब हम जो हमारा प्रोसेस है उसी पर जाएंगे। नाउ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमको निकालना है। तो डिफरेंस अगर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 अगर करेंगे तो कितना आएगा 3/4 वी माइनस वी, अगर करेंगे सिंपली इसका माइनस लेंगे तो ये 1/4 वी आएगा। ठीक है, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं। इसी तरह से जब a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 कितना है 9/16 वी माइनस 3/4 वी, इस तरह से अगर आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 16 अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा माइनस 3/16 वी, आप करके देख सकते हैं यही आएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा और ये देखा, क्या दोनों सेम है? नहीं है, कांस्टेंट, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ना। अगर कांस्टेंट नहीं है तो एपी नहीं बना रहे हैं, बस इसी को कंक्लूजन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सिंस डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ये है फाइनल आंसर, इस तरह से आप लिखेंगे। आई होप आपको सेकेंड सवाल भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रेट 150 फॉर ईच फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय रेट 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। ये कह रहा है किसी डिगिंग अ वेल, किसी कुएं की खुदाई हो रही है। ठीक है, कुएं की खुदाई अगर हो रही है तो कह रहा है कि आफ्टर एवरी मीटर ऑफ अ डिगिंग व्हेन रेट कॉस्ट इज फर्स्ट, फर्स्ट मीटर, कह रहा है कि 1 मीटर जब खोदा जाएगा तो उसकी कॉस्ट जो पड़ेगी वो 150 रुपये पड़ेगी पहले 1 मीटर के लिए। बाकी अब जब हर 1 मीटर के लिए उसमें एडिशनल चार्ज लगेगा, यानी एक्स्ट्रा 50 रुपये, फिर अगले एक मतलब मीटर के लिए फिर से 50 रुपये उसमें ऐड होता जाएगा। इस तरह से कह रहा है। पहले के लिए 150 है, पहला अगर किसी ने खोदा तो उसको 150 मिलेगा, फिर अगर दूसरा मीटर खोदा तो उसके लिए 50 और मिलेगा, फिर तीसरा खोदा तो उसके लिए 50 और मिलेगा। इसी को हमको बनानी है एक सीरीज, एक सीक्वेंस कह सकते हैं, बनाना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन हम लिखें तो सबसे पहले सबके लिए अलग अलग पहले उसका कितना कॉस्ट पड़ रही है वो निकालेंगे। तो अगर निकालेंगे कॉस्ट फॉर डिगिंग, कॉस्ट फॉर डिगिंग फर्स्ट मीटर, तो जो पहले मीटर की खुदाई है उसके लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही है, इसको A1 अगर मान लें तो A1 इक्वल टू कितना आएगा रेट 150 मीटर, ये रेट 150 ठीक है पर मीटर पहले के लिए। ठीक है, तो ये पहले के लिए दिया है कि 150 रुपये है। इसी तरह से कॉस्ट, कॉस्ट फॉर डिगिंग सेकेंड मीटर, दूसरे मीटर के लिए कितना होगा, अगर इसको A2 नाम दें तो इसी में 150 में एडिशनल चार्ज कितना 50, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। इसी तरह से कॉस्ट फॉर डिगिंग, कॉस्ट फॉर डिगिंग थर्ड मीटर, तीसरे मीटर के लिए की डिगिंग के लिए उसको अगर हम A3 नाम दें तो अब इसमें क्या 200 तो पहले हुआ, अब इसमें फिर से 50 ऐड होगा, इसी तरह से ये 250 हो जाएगा। अब देखिए एक सीक्वेंस बन गई ना 150 200 250 की। तो अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ अगली स्लाइड में लिख देते हैं
सो द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस हमारी क्या बनी, सीक्वेंस जो बनी है 150, 200, 250 और इसी तरह से आगे जब बढ़ाएंगे तो वो 300 आएगी। इस तरह से हमारी सीक्वेंस एक बन गई है। अब हमको चेक करना है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो अब जो करते हैं, अब क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस निकालेंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर पहले दो के बीच का डिफरेंस निकालें तो a2 माइनस a1 कितना होगा, 200 माइनस 150 कितना आएगा, 50। इसी तरह से a3 माइनस a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 250 माइनस 200, सीधे सीधे ये आएगा 50। इसी तरह से a4 माइनस a3 निकालेंगे तो a4 कितना है, 300, 300 माइनस 250 ये भी आएगा 50। तो देखिए ये कांस्टेंट निकल के आया कि नहीं आया, सब में कांस्टेंट आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जब रिजल्ट लिखेंगे, सिंस डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म, डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, सब में कांस्टेंट आ रहा है, सब में 50 ही आ रहा है तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सीक्वेंस इज इन एपी, इसका मतलब ये पूरी सीक्वेंस जो है क्या है, वो एपी में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरह से करेंगे सवाल को। अब एक आखिरी सवाल इसमें बचा हुआ है जो अच्छा सवाल है, बाकी तो सब वैसे ही सवाल है, आसान है, आराम से आप कर लेंगे, लेकिन कराएंगे हम सब, ठीक है, इसमें नहीं तो अगली वीडियो में सवाल पूरे कराएंगे। आखिरी क्वेश्चन पहले का 4th नंबर कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन, ये रेट लिखा था, ठीक है, व्हेन रेट 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट 8% पर एनम। ये कह रहा है कि किसी अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट किए जा रहे हैं, 10,000 डिपॉजिट किए जा रहे हैं तो 8% पर एनम की रेट से, और वो रेट कंपाउंडली जो है कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो अब कह रहा है कि हर साल के बाद जो हमको मिलेगा पैसा, अगर देखा जाए हर साल के बाद पैसा जितना बनेगा, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या नहीं होगा, यही इतना पूछ रहा है। इसका जब सोल्यूशन करेंगे, देखिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आप जूनियर में पढ़ के आए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फार्मूला होता है, हमको पता है क्या, हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। कोई भी अगर पैसा निकालना होता है, कितना अमाउंट बना है यहाँ कुछ वर्षों में, तो इसको अप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे पी दिया है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, हियर पी इक्वल टू जो प्रिंसिपल हमारा है वो कितना है, प्रिंसिपल दिया है 10,000, और हमारा आर जो दिया है, आर यानी रेट जो दिया है वो दिया है 8%, और टाइम क्या है, टाइम हम अभी देखेंगे 1 2 3 ऐसे करके, हमको सबके लिए निकालना है ना, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, हमको सबके लिए निकालना है। इसको हम थोड़ा सा अगली स्लाइड में करते हैं, ठीक है, फार्मूला आपको पता चल गया। अब यहाँ निकालेंगे नाउ अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद उसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट अगर हम इसको A1 नाम दें, A1 पहले साल के बाद के लिए, तो क्या होगा, फार्मूला वही लगाएंगे, A इक्वल टू पी और 1+r/100, r की वैल्यू कितना है, 8 है, ये पहले साल के लिए है तो n इक्वल टू 1, n क्या है, टाइम को शो करता है तो n इक्वल टू 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10,000, और ये इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 1.08 ये आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम निकालें कि अमाउंट, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर यानी 2 साल के बाद उसका अमाउंट कितना होगा, ये नॉट इक्वल टू नहीं है, बस वैसे कुछ नहीं है, A2 इक्वल टू कितना आएगा 10,000, 1+8/100, अब की बार देखो 2 साल के बाद के लिए ना तो पावर 2 होगा, टाइम 2 वर्ष हो गया ना, तो अब यहाँ 2 होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे ये आएगा इस तरह से 10,000, अब ये कितना आएगा 1.08 की पावर 2 हो जाएगा, सिंपली जहाँ 1 था वहाँ 2 हो गया, बस इतना हो गया।
इसी तरह से अगर अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, जैसे फार्मूला है फार्मूले पे रखते जाइए, जो वैल्यू आ रही है उसको आप लिखते जाइए। आफ्टर 3 ईयर, इसको A3 अगर नाम दें तो कितना आएगा, 10,000, 1 प्लस 8/100, ये तो फार्मूला हम सीधे लिख रहे हैं। अब की बार टाइम है 3 ईयर हो गया, तो ये कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.08, अब की बार पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से क्या इतनी चीज़ आपको समझ में आई? तो पहले साल के लिए ये मिला अमाउंट, दूसरे साल के लिए ये मिला और तीसरे साल के लिए ये मिला। देखिए थोड़ी-सी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो कैलकुलेशन आपको करना है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तो सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 अंक जो है शिफ्ट हो जाएगा राइट में। तो इसका जो आंसर आएगा 10800, इस तरह से इसका आंसर आएगा। इसी तरह से इसमें आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, देन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 11664, ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप ये करेंगे, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1259.7.12, ये इतना आपको करना ही पड़ेगा, बिना इसके किए आप नहीं कर पाएँगे। अब देखिए अब सीक्वेंस क्या बनी है, सो सीक्वेंस इज़, सीक्वेंस क्या बनी, पहला जो टर्म बना 10800, ये बना। दूसरा क्या बना 11,664, ठीक है, इसको लिखते हैं 11,664, ऐसे लिखा जाएगा। हाँ ठीक है। अगला टर्म क्या है 12,597.12, हाँ ठीक है। यहाँ आएगा 12,597.12, इस तरह से है। इस तरह से टर्म बन गए। अब हमको चेक करना है कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। नाउ अब जो हम करते आए हैं, डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो a2 माइनस a1 अगर निकालें तो 11664 माइनस 10800, ये अगर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा, आराम से माइनस करेंगे, यहाँ 4 और ये 6, हाँ तो 4 6 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आएगा 4, ये हो गया, ये 6 आ गया, 16 में से हट गया 8, ये आ गया 864 आ गया। इसी तरह से जब a3 माइनस a2 निकालेंगे तो ये आएगा 12,597.12 माइनस 11664, इसको आप माइनस करेंगे, सिंपली आप माइनस कर लेंगे तो इसमें आएगा 933.12, ये आएगा। देखिए क्या दोनों कांस्टेंट हैं, नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो आप यहाँ रिजल्ट में आराम से लिख देंगे अभी तक जो लिखते आए हैं, क्या, सिंस डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो आ नहीं रहा है, तो अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, ऐसे लिख देंगे, सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं है। बस इसी तरह से आपको सवाल लगाने। आई होप ये जो 4 सवाल हमने आपको समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो सवाल बचे हैं सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इसमें बहुत आसान सवाल हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, ये हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम अगली वीडियो में छोटी-सी वीडियो होगी, बाकी सारे सवाल उसमें कवर कर देंगे। तो पार्ट 2 इसका इसके बाद आएगा, इसके जस्ट बाद आएगा, इसी का पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.1 का। तो आप वो मिस मत करिएगा। ये तो आप देख ही लिए हैं, इसके बाद वो आएगा तो आप उसको भी देखिए। इसमें जितने अच्छे सवाल थे, 4 ही अच्छे सवाल थे, तो हमने इसमें चारों को कवर किया है। आप ध्यान से देखिए, चारों सवाल हमने इसमें कवर किए हैं। ये अच्छे सवाल थे। ये जैसे पहला था, तो पहला कैसे लगेगा ये हमने देखा। फिर दूसरा इस तरह से हमने चारों सवाल इसमें लगा लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे अगर आप और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल को आप शेयर करें लोगों के बीच में, जो भी आपके अर्चित परिचित के हैं उसमें साझा करें चैनल को। और एक दो चीज़ें जो हम आपको बताए थे कि आप रेगुलरिटी थोड़ा-सा मेंटेन करिए और रिवीजन आप करके आइए जितना पढ़ाया जा रहा है। रेगुलर रहिए, रिवीजन करके आइए, तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएँगी। नहीं तो आप एक दिन आएँगे फिर नहीं आएँगे, तो फिर समझ में नहीं आएगा। दूसरा ये है कि कोई भी अगर वीडियो आप देख रहे हैं, उसको पूरा देखिए। उसको कंप्लीटली जितना भी है
उसको कंप्लीट करिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच से देख रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि आप बीच में कहीं न कहीं कुछ मिस करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा देखिए, रेगुलर रहिए और रिवीजन करके आइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।